जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? हमास, फिर फ़लस्तीन और फिर इसराइल, उसका इशू अब तेज़ी से फैलता चला जा रहा है। इस वक्त तक वहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो चुका होगा। एक 24 घंटे की डेडलाइन दी थी इसराइल की तरफ से कि गज़ा में से जितने शुमाली इलाका जात हैं उनमें से लोग जल्द से जल्द निकल के जनूबी इलाकों की तरफ चले जाएँ। अब शुमाली इलाकों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 1.1 मिलियन लोग हैं, तकरीबन 11-12 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं, अपने घरों के अंदर सेटल्ड हैं और उनको सिर्फ 24 घंटे दिए गए हैं कि इन 24 घंटों के अंदर अंदर आपने अपना घर खाली करना है, आपने अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है, अपना सामान निकालना है, अपने बच्चे निकालने हैं और इन सब को ले कर आपने जनूबी हिस्से में शिफ्ट हो जाना है, जो ज़ाहिर है वहाँ से दूर है और रास्ते के अंदर खासी मुश्किलात भी हैं। और फिर जो जनूबी हिस्सा है गज़ा का, अगर आपने कभी गज़ा के बारे में देखा हो या कुछ चीज़ सुनी हो तो आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे कि जो जनूबी इलाका है वो आलमोस्ट बैरन है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे पेट्रोल का इतना ज़ख़ीरा नहीं है, वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, वहाँ पे खुराक का बंदोबस्त नहीं है। तो जो गज़ा का जनूबी हिस्सा है उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। और अब सवाल ये है कि शुमाली हिस्सों से मुसलमानों को या फ़लस्तीनियों को निकाला क्यों जा रहा है? उसकी वजह यह है कि इसराइल ये चाहता है कि वहाँ पे इतनी कॉर्पोरेटिंग बम्बिंग की जाए कि उस सारे इलाके को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाए और वहाँ पे जितनी इमारतें हैं वो सब गिरा के अपना जो उनका गुस्सा है उसको कम कर लिया जाए। तो अब वहाँ से ज़ाहिर है लोगों को निकाला जा रहा है। अब अगला सवाल ये है कि इस वार्निंग की ज़रूरत क्या थी? बगैर वार्निंग के ही वहाँ पर अटैक कर दिया जाता। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी आपके साथ है फिर भी ज़ाहिर इंसानी हकूक़ है और इसराइल को कभी ना कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए ये किया गया कि वहाँ पे एक अलार्मिंग सूरत हाल डेवलप की जाए, वहाँ पे अनाउंसमेंट की जाए, लोगों को अल्टीमेटम दिया जाए और 24 घंटे में लोगों से कहा जाए कि आप यहाँ से निकल जाएं क्योंकि हम यहाँ पे बम्बिंग करना चाहते हैं। तो ये एक उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि अगर वो इसके बगैर करते तो डेफिनेटली कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा बन सकता था और वहाँ पर इसराइल को जवाबदेह होना पड़ता था। तो इसलिए एक तमाम हुज्जत किया गया और उस तमाम हुज्जत के दरमियान भी वहाँ पे फास्फोरस के बमिंग होती रही। सफ़ेद फास्फोरस के बम वहाँ पे फेंके जाते रहे, जिनसे अब तक तकरीबन 2000 के करीब मुसलमान फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। 4.5 लाख लोग इस वक्त अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लोगों ने अपने बच्चे उठाए हुए हैं, अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं और अस्पतालों के अंदर बिस्तर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर और नर्सिस हैं तो वहाँ पे अद्वियात नहीं है, और अगर अद्वियात हैं तो ऑपरेशन थिएटर नहीं है, और अगर ऑपरेशन थिएटर हैं तो वहाँ पे बिजली नहीं है, और अगर बिजली है तो फिर वहाँ पे पानी नहीं है। लिहाजा सूरत हाल इस किस्म की है कि ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं, लाशें गलियों के अंदर पड़ी हुई हैं, इमारतें गिरी हुई हैं और उनका मलबा उठाने के लिए मशीनरी नहीं है। और किसी जगह अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत है भी तो वहाँ पे ज़ाहिर पेट्रोल का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, और पेट्रोल का जहाँ जहाँ ज़ख़ीरा था वहाँ को बम्बिंग के ज़रिए उस ज़ख़ीरे को भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब फ़लस्तीन के अंदर, एक गज़ा के अंदर स्पेशली, इतना एक खौफनाक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है कि अब पूरी दुनिया को उसकी तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन आप इस्लामी दुनिया की बेहिसी देख लीजिए कि मजाल है किसी इस्लामी मुल्क के जो माथे है उसके ऊपर शिकन भी आई हो, या किसी ने एहतजाज किया हो, या OIC का कोई बड़ा इजलास हो के एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी हो कि हम इसराइल का नातका बंद कर रहे हैं, हम वहाँ उनको पेट्रोल नहीं देंगे, या जो रॉ मटेरियल अब तक मुसलमान कंट्रीज़ की तरफ से सप्लाई होता है वो हम बंद कर रहे हैं, या ट्रेड हम बंद कर रहे हैं, या हम सफारत खाने बंद कर रहे हैं। किसी जगह से भी अभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई। वहाँ पे गज़ा के अंदर मुसलमान मर रहे हैं, लेकिन इस्लामी दुनिया एक दूसरे की तरफ देख रही है और सब की कोशिश है कि कोई और आगे बढ़े और ये घंटी अपने गले में डाल ले। अब सवाल ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड इतनी खामोश क्यों है? इसकी 2 वजूहात हैं, और ये 2 वजूहात जब मैं आपके सामने रखूँगा तो मेरा ख्याल है शायद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। पहली बात तो ये है कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो इशू था, पहले ये इसराइल और मुसलमानों का इशू था, अरबों का इशू था, और इसके सराउंडिंग में जितने मुल्क हैं वो सब अरबी मुल्क हैं। आप सीरिया को देख लें, आप जॉर्डन को देख लें, आप लेबनान को देख लें, आप उसके बाद इजिप्ट को देख लें, और उसके साथ साथ आप सऊदी अरेबिया को देख लें, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इसकी सरहद भी इसराइल के साथ मिलती है, जुड़ती है। तो आप इसराइल को जिस तरफ से भी देखेंगे आपको उसके दाएं बाएं इस्लामी मुल्क नज़र आएंगे, बल्कि इसराइल का जन्म ही इस्लामी मुल्कों के अंदर से हुआ है। इस्लामी मुल्कों का पेट काट के थोड़े थोड़े हिस्से इकट्ठे करके एक इसराइल के नाम से एक मुल्क बनाया गया था।
अब पहले ये इशू अरबों और इसराइल का इशू था और ये लड़ाई चलती रही। फिर अरबों ने एक काम ये किया कि जितने अरब थे उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। और मैं सुन्नी अरबों की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि वहाँ पे भी शिया अरब भी हैं और साथ साथ सुन्नी अरब भी हैं। तो जितने सुन्नी अरब थे उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकाल के मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के अंदर उनको अकोमोडेट कर दिया गया। कोई सऊदी अरेबिया चला गया, कोई यूएई चला गया, कोई इजिप्ट यानी मिस्र की तरफ शिफ्ट हो गया, कोई जॉर्डन चला गया, किसी ने सीरिया में जाके पनाह ले ली, किसी को बैरूत यानी लेबनान के अंदर ठहरा दिया गया। और उससे आगे अगर थोड़ा सा हम जाएँ तो सेंट्रल एशिया में भी बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट कर लिया गया। कुछ लोगों को वहाँ से निकाल के यूरोप वगैरह में भी सेटल कर दिया गया, अमेरिका के अंदर सेटल कर दिया गया, कुछ कनाडा चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ फ़लस्तीनी मुसलमान अरब जो है वो न्यूजीलैंड चले गए। तो वहाँ से बड़ी तेज़ी से अरबों को निकाल के मुख्तलिफ मुल्कों में एडजस्ट कर लिया गया। अब जो बाकी वहाँ पे बचे हैं उनमें से जो अक्सरियत है उनका ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। तो अब जब वहाँ पे शिया अक्सरियत रह गई तो अरबों ने अब अपने तल्लुकात इसराइल के साथ ठीक करना शुरू कर दिए। अब आप देख लें, यूएई ने सबसे पहले तल्लुकात ठीक किए, फिर अमान ने ठीक किए, फिर उसके बाद कतर ने ठीक कर लिए, और टर्की के साथ पहले से उनके रिलेशन बड़े अच्छे थे, जॉर्डन के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे हो गए, फिर इजिप्ट के साथ उनके तल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। तो सऊदी अरेबिया अब आखिरी मुल्क था जिसने अपने तल्लुकात बेहतर बनाने शुरू कर दिए इसराइल के साथ। तो जब अरब आबादी यानी सुन्नी अरब आबादी वहाँ से निकल गई तो उसके बाद जितने अरब मुल्क थे उन्होंने इसराइल के साथ अपने तल्लुकात ठीक करने शुरू कर दिए। और पीछे रह गया ईरान, और ईरान ज़ाहिर है पीछे नहीं हट सकता। तो उसकी मेन वजह यह थी कि अब जो जितनी आबादी वहाँ पे बची है उसकी अक्सरियत जो है वो शिया मसलक से मुंसलिक है, उससे ताल्लुक़ रखती है। तो अब ईरान ज़ाहिर है पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि मैक्सिमम शिया आबादी है वहाँ पे। तो हमास की यही वजह है कि हमास वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन है उस पूरी पॉलिटिक्स में, और वहाँ पे जितनी अक्सरियत हो रही है उसके पीछे हमास है। हमास इसलिए है कि उसके जितने वहाँ पे लोग जिनको प्रोटेक्ट कर रहा है उनमें से मेजॉरिटी के ताल्लुक शिया मसलक के साथ है, और इसलिए शिया मसलक के लोग हमास को भी वहाँ पे उन्होंने अपने साथ एडजस्ट किया हुआ है। तो हमास की वहाँ होने की वजह ये है। तो अब ये इशू सिर्फ अरबों का या मुसलमानों का या इसराइल का इशू नहीं रहा, ये बेसिकली शिया सुन्नी और उसके बाद फिर इसराइल का इशू है। तो अरब ये समझते हैं कि हमारे मसलक के लोग वहाँ से निकल चुके हैं, अब ईरान जाने और उनका काम जाने, और सीरिया ज़ाहिर सीरिया भी एक वहाँ पे भी बशारुल असद साहब की हुकूमत है और वो भी शिया मसलक के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। तो वे कहते हैं जी अब शिया जाने और इसराइल जाने। इस वजह से ये इशू इस टाइप का गंभीर होता चला जा रहा है। अब अगर गज़ा की हम बात करें तो गज़ा में जो सूरत है वो बड़ी दिलचस्प है। गज़ा ज़हन में रखिएगा कि दुनिया का वाहिद इलाका है, दुनिया का वाहिद इलाका है जहाँ जो मर्द हैं उनके अंदर मर्द बच्चे पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। यानी उनके अंदर वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम जो है, एक्स और वाई का अगर आप इशू समझते हैं तो फिर आप बड़ी आसानी से सारी सूरत को समझ जाएंगे कि एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो मेरा ख्याल है शायद मर्द बच्चे पैदा करने वाली। ये मैं वैसे मदद चाहता हूँ क्योंकि साइंस मुझे फौरी तौर पे जहन में नहीं आ रही, बजाय इसके कि मैं आपको गुमराह करूँ। लेकिन बहरहाल एक्स और वाई का जो रेशो है अगर आप उसको देखें तो सबसे ज़्यादा गज़ा दुनिया में एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे मर्द बच्चे पैदा करने की मर्दों के अंदर सलाहियत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ आप किसी भी घर में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको मर्दों की रेशो औरतों की रेशो से बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। यही वजह है कि एक छोटे से इलाके में, जिसको 40 किलोमीटर का इलाका हम कह सकते हैं, या उसको अगर मल्टीप्लाई करें जैसे अमूमन किया जाता है तो फिर 400 मरबा किलोमीटर का वो इलाका होगा। और ये बहुत छोटा इलाका है। याद रखिएगा कि अगर हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि सिर्फ इस्लामाबाद को देखें और अटक तक जाएँ तो इतना इलाका बनता है। तो गज़ा का जो इलाका है वो बड़ा छोटा इलाका है, लेकिन वहाँ पर आबादी 30 लाख की करीब आबादी है, यानी 3 मिलियन के करीब आबादी है। और उस आबादी में जो मेजॉरिटी है वो मर्द बच्चों की है, लिहाजा वहाँ पे मर्दों की तादाद ज़्यादा है। इसलिए वहाँ से हमेशा अटैक होता है इसराइल के ऊपर, और इसराइल सबसे ज़्यादा गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं उनसे ज़्यादा खाइफ रहता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ से हर 2-4 साल के बाद मुजाहिदीन की एक नई खेप सामने आ जाती है और वो इसराइल के साथ उसी तरह मुकाबला करती है जिस तरह माजी में मुजाहिदीन करते थे। तो गज़ा को रोकने के लिए इसीलिए इसराइल ने वहाँ पे दीवारें खड़ी की हुई हैं, बड़ी बड़ी फेंसिंग की गई है ताकि वहाँ से इस साइड से ना आ सकें। लेकिन इसके बावजूद गज़ा के मुसलमानों ने वहाँ पे टनल्स बनाई हुई हैं और वो टनल्स के ज़रिए इसराइल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और अक्सर ऑपरेशन करते रहते हैं। हमास ने ये जो ऑपरेशन किया था ये बियॉन्ड इमेजिनेशन था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह इतना खौफनाक किस्म का ऑपरेशन हमास की तरफ से हो सकता है। और हमास ने यह दावा किया है कि हमने
एक ही अटैक में 5000 मिसाइल चलाएंगे। इसराइल इसको नहीं मानता। इसराइल का ये कहना है कि 2500 मिसाइल चलें, लेकिन 2500 मिसाइल्स का चल जाना और उस दौर में जिसमें आपके पास सेटेलाइट टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास एक अलार्मिंग सिस्टम भी है कि अगर एक मिसाइल भी जब एक्टिव होगा तो फौरी तौर पे इसराइल को पता चल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमास ने उस सारी टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे के एक खौफनाक अटैक किया। पहली बात तो ये है कि हमास को ये अटैक नहीं करना चाहिए था। मैं दिल से ये समझता हूँ कि इस सारे मामले का एक पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसराइल अब उस लेवल पे पहुँच चुका है कि जिस लेवल पे आप जंग के ज़रिए उसे नहीं हरा सकते। ये एक हकीकत है जो हम सबको मानना पड़ेगी। बहरहाल हमास को ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हमास ने की तो उसे ये सोच लेना चाहिए था कि दूसरी तरफ से जवाब भी आएगा, और जब दूसरी तरफ से जवाब आएगा तो फिर पूरा गज़ा का जो इलाका है वो मैदान जंग बन जाएगा और उसमें मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, जो इस वक्त नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो आलम इस्लाम है वो इस सारी सूरत हाल में सिर्फ तमाशाई है। यानी उनके सामने है कि मुसलमान किस तेज़ी से मर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझ रहे हैं। कोई इसको शिया समझ रहा है, कोई इसको सुन्नी समझ रहा है। जो शिया हैं वो समझ रहे हैं कि ठीक है जी इतने सुन्नी मर गए, और जो सुन्नी है वो समझ रहे हैं कि इतने शिया मर गए। तो ये जो एक डिवाइड है इस्लाम के अंदर, उसका नुकसान भी आलम इस्लाम को हो रहा है। फिर हम, क्योंकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम मुसलमान तमाशबीन हैं, तो हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, और इस तमाशे का नुकसान ये होगा कि अगर आज गज़ा के मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है, या फ़लस्तीन के अगर इसराइल क्रैश कर देता है, तो कल को ईरान को क्रैश करते हुए देर नहीं लगेगी, कल को सीरिया को क्रैश करते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि उन सब का ख्याल ये है कि जब तक ईरान और शाम मौजूद है हमें इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हम इसे। तो हम अगर मुस्तकिल तौर पर कंट्रोल चाहते हैं तो फिर हमें ईरान को निस्तो नाबूद करना होगा, और हमें इसके साथ साथ शाम को निस्तो नाबूद करना होगा, बल्कि हर वो जगह जहाँ पे हमास या पे शिया कम्युनिटी मौजूद है उन सबको, और इसके साथ साथ हर वो मुसलमान मुल्क जिसकी फ़ौज स्ट्रांग है, मजबूत है। तो जब तक हम इन सब को ख़त्म नहीं करते, या इन कौमों को की असम्बलिंग ख़त्म नहीं करते, या इनके हिस्से बखरे नहीं करते, उस वक्त तक हम इसराइल को नहीं बचा सकेंगे। तो याद रखिएगा कि आज अगर गज़ा के मुसलमानों के ऊपर बुरा वक्त आता है या फ़लस्तीनियों को क्रैश किया जाता है, तो कल को ये जंग सीरिया तक भी जाएगी, और उसके बाद ये ईरान तक भी जाएगी। और अगर ये ईरान और सीरिया तक पहुँच गई तो फिर आलम इस्लाम में हर वो मुल्क इसराइल का टारगेट होगा जिसकी फ़ौज मजबूत है, और वो पाकिस्तान भी हो सकता है, वो मिस्र भी हो सकता है, वो जॉर्डन भी हो सकता है, वो सऊदी अरेबिया भी हो सकता है, और वो ईरान तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इन मुल्कों को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा आगे जाके देखें तो फिर ये टर्की भी जाएंगे, क्योंकि टर्की की फ़ौज भी बहुत मजबूत है। तो फिर इसराइल कोशिश करेगा कि हर उस मुल्क को वो इसी तरह तहस नहस करके रखते जिसकी फ़ौज मजबूत है, जिससे इन्हें कल को नुकसान हो सकता है। तो आज अगर फ़लस्तीन के मुसलमानों को क्रैश किया जा रहा है या गज़ा के मुसलमानों को क्रैश किया जा रहा है, तो कल ये आग पूरे आलम इस्लाम तक फैलेगी। तो मेरा आलम इस्लाम को मशवरा है, बिलखसूस पाकिस्तान को मशवरा है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर OIC का इजलास बुलवाए, लीड करे, या फिर टर्की से दरख्वास्त करे, या फिर मलेशिया से दरख्वास्त करे कि OIC का इजलास बुलवा के आलम इस्लाम पूरा आलम इस्लाम एक बार खड़ा होकर ये डिक्लेयर करे कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमें फ़लस्तीन का कोई पीसफुल सलूशन निकालना चाहिए। अगर आज OIC इसराइल को या अक़वाम आलम को मजबूर कर देता है और उसके बाद फ़लस्तीन का कोई पीसफुल सलूशन निकल आता है, तो याद रखें कि फिर उसके बाद पूरे आलम इस्लाम में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं उन सब का एक पीसफुल सलूशन निकल आएगा। फिर कश्मीर का भी एक पीसफुल सलूशन निकल आएगा, फिर नगोर्नो कराबाग का भी एक इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिर पूरे आलम इस्लाम के अंदर अमन शुरू हो जाएगा, फिर मामला सेटल होने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये मामला सेटल नहीं होता तो ये याद रखें कि गज़ा के अंदर जो मुसलमान हैं वो कोई नॉर्मल मुसलमान नहीं है, वो वाकई बड़े खौफनाक किस्म के लोग हैं, अटल हैं, अपने ईमान पे कायम हैं, और वो हर किस्म का बदला लेना जानते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने इस सूरत हाल में भी 5000 मिसाइल चला के इसराइल के को जड़ों से हिला दिया है, तो कल को ये फिर जब वहाँ पे अटैक करना शुरू करेंगे तो फिर ये जंग सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन तक नहीं रहेगी, फिर ये आगे फैलेगी, और जब ये आगे फैलती चली जाएगी तो उसका फिर पूरे आलम इस्लाम को नुकसान होगा। तो आलम इस्लाम को इस वक्त आंखें खोलनी चाहिए, खोल के अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये उनके साथ खड़े नहीं होते तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई ऐसा वक्त आएगा कि जिसमें आलम इस्लाम अपने आप को इकट्ठा कर सके और अपने पाँव पे खड़ा होकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा सके।